नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसीएलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। एंजिल वक्र, लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य जो संबंध व्यक्त किया जाता है वह कुजनेट्स वक्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है। कुजनेट्स वक्र का प्रतिपादन 1955 में साइमन कुजनेट्स द्वारा किया गया। कुजनेट्स वक्र उल्टे यू आकार का होता है जो आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध की व्याख्या करता है, या कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध की बात करता है। तो इस प्रकार से कुजनेट्स वक्र इसका सही आंसर है। लॉरेंज वक्र क्या है? आय असमानता की माप के लिए 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा लॉरेंज वक्र विकसित किया गया। लॉरेंज वक्र की सहायता से सापेक्ष गरीबी मापी जाती है। लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगा, विषमता उतनी ही कम होगी। इसके अलावा एंजिल वक्र दिया गया है। एंजिल वक्र क्या है? उपभोग के व्यय एवं आय के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को एंजिल वक्र कहते हैं। आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाला व्यय के अनुपात में कमी आती है, एंजिल वक्र का कहना है। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय के अनुपात स्थिर रहते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। आय बढ़ने पर ऐसा एंजिल का मानना है। तो एंजिल वक्र हो गया, लॉरेंज वक्र हो गया और कुजनेट्स वक्र हो गया। इसका एक का सही आंसर हो जाएगा सी, कुजनेट्स वक्र। गिनी गुणांक माप है क्षेत्रीय विषमता का, आय विषमता का, बेरोजगारी का, गरीबी का। तो गिनी गुणांक जो है आय विषमता को मापता है। गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आय विषमता मापने की माप है। गिनी गुणांक बराबर होता है, गिनी गुणांक बराबर होगा छायांकित क्षेत्रफल बटे समता रेखा के नीचे का पूर्ण भाग। अगर जी का मान 0 होता है तो पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा होती है, समता होती है पूरी अर्थव्यवस्था में। अगर जी का मान 1 होता है तो पूर्ण असमानता अर्थात निरपेक्ष विषमता अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्धनता आकलन की निम्न समितियों को काल क्रमानुसार लगाइए। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो इसमें रंगराजन समिति का गठन 2013 में किया गया। लकड़वाला समिति का गठन 1993 में हुआ। तेंदुलकर समिति का गठन 2007 में हुआ था। और अलग समिति का गठन 1979 में हुआ था। 79 में हुआ था। तो 1979 ए सही हो जाएगा। 1979 सबसे लास्ट में रंगराजन समिति हो जाएगा 2013। अगर ए सही हो जाएगा 3 का। अगर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई समितियों की बात की जाए तो सबसे पहली जो समिति है वह योजना आयोग विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया 1962 में। इसके बाद BS दांडेकर और N रथ द्वारा 1971 में समिति का गठन किया गया। अलग समिति का गठन 1979 में किया गया। लकड़ावाला समिति का गठन 1993 में किया गया
और तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया। तेंदुलकर समिति की समीक्षा हेतु 2013 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो यह याद करने वाली चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मद श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है? औद्योगिक क्षति, पेंशन, मातृत्व लाभ, मजदूरी। तो मजदूरी सामाजिक सुरक्षा की, श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है मजदूरी। 4 डी सही है। 5 छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है। तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, ऐसी बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। श्रमिक काम में लगा है तब भी उत्पादन होगा, नहीं लगा है तब भी उत्पादन होगा, अर्थात श्रम जो है छिपा हुआ बेरोजगार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। निम्न में निरपेक्ष गरीबी का घटक कौन सा नहीं है? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आय स्तर, अच्छा आवास, भोजन। तो गरीबी का जो घटक, निरपेक्ष गरीबी का घटक उच्च आय स्तर नहीं है, बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन। जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है कहते हैं, तो जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है गरीबी वह होती है छिपी, प्रच्छन्न, या कह सकते हैं अदृश्य गरीबी होती है। 7 सी सही है। 8 एन.एस. अयंगर तथा अन्य ने में निर्धनता मापने के लिए बेज की पद्धति का उपयोग किया। तो कर्नाटक में बेज की पद्धति का उपयोग किया था। 8 ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। हेड काउंट अनुपात। तो हेड काउंट अनुपात जो है गरीबी का परिणाम होता है। हेड काउंट अनुपात गरीबी का परिणाम होता है। ए मिल जाएगा 1 से। अगला गरीबी अंतराल। तो गरीबी अंतराल गरीबी गहनता की बात करती है, बी सेकंड से मिलेगा। सी गरीबी अंतराल का वर्ग। तो गरीबी अंतराल का वर्ग गरीबी प्रचंडता की बात करता है या सेवेरिटी की बात करता है, सी 4 सही हो जाएगा। और एक बचा बहुआयामी गरीबी। तो बहुआयामी गरीबी वंचन रूप से गरीबी होती है, डी का मिल जाएगा 3rd से। तो 1 2 4th 3rd 1 2 4 3 1 2 4 3 ए में ही सही है, ए सही हो जाएगा 9 का। 10 आय की समग्र समता द्वारा वर्णित किसी अन्य के बंटन के गिनी गुणांक का क्या कथन है? का मान क्या है? तो 0 है। 10 बी सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? दांडेकर और रथ, पी.के. वर्धन, बी.एस. मिन्हास, आई.जे. अहलूवालिया। तो अंबेडकर तथा रथ, पी.के. वर्धन, बी.एस. मिन्हास, अहलूवालिया। तो 1 3 और 2 सही हो जाएगा। आई.जे. अहलूवालिया ने गरीबी के संबंध में कोई बात नहीं कही थी, बी सही हुई 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। गरीबी मापने के लिए 2013 में गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 2013 में गरीबी मापने के लिए कह सकते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी के लिए गठित समिति की समीक्षा के लिए 2013 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम रंगराजन समिति था। इसके अलावा वाई के अलग समिति का गठन, लकड़ावाला समिति का गठन और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2007 में किया गया, 2009 में किया गया था। डी.टी. लकड़वाला 1993 में गठित की गई और वाई के अलग समिति 1979 में गठित की गई थी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयुक्त नहीं की जा रही है।
तो NSSO कौन सी गरीबी बेरोजगारी मापने का अनुमान नहीं प्रयोग कर रही है? वर्तमान मासिक स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, सामान्य स्थिति या प्रायिक मुख्य और सहायक स्थिति। तो NSSO द्वारा गरीबी मापने के लिए वर्तमान मासिक स्थिति का प्रयोग नहीं किया जा रहा। 13 है, ये सही है। 14 लारेंज वक्र मापता है ककूदता को, केंद्रीय प्रवृत्ति को, विषमता को, अपकिरण की माप को। तो लारेंज वक्र विषमता को नहीं मापता है, या लारेंज वक्र विषमता को मापता है, बाकी ककूदता को नहीं मापता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं मापता, अपकिरण की माप को नहीं मापता। तो विषमता को मापता है, सी सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान करने के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई? तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, सक्सेना समिति, हासिम समिति बनाई गई थी। 15 डी सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। 17 सी सही। 18 पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया? तो पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया था। 17 ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में गरीबी की गहनता का आकलन नहीं किया? VS मिन्हास, VM दांडेकर एवं रथ। राजकृष्णा जो है गरीबी के संबंध में कोई अनुमान नहीं व्यक्त करते हैं। 18 सी सही है। राजकृष्णा हिंदू ग्रोथ रेट से संबंध रखते हैं। 19 भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया? परिवार की आय के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर, कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर। 19 डी सही है। 20 निम्न उपायों में से कौन गरीबी का निवारण नहीं कर सकता है? उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, आय का समान वितरण भी कर सकता है, जनसंख्या नियंत्रण गरीबी का निवारण नहीं कर सकता है। 20 बी सही है। 21 निम्न चित्र में प्रदर्शित है? तो निम्न चित्र में D0 से D1 की तरफ जाने पर मांग में वृद्धि कहलाती है। अगर D1 से D0 की तरफ आते तो मांग में कमी कहलाती है। इसी प्रकार से अगर इस वक्र पर नीचे की तरफ आया जाता है तो मांग में विस्तार, और ऊपर की तरफ जाया जाता है तो मांग में संकुचन कहलाता है। तो इस प्रकार से केस का सही आंसर बी है। 22 छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध बताया? रॉबिन्सन ने, सुल्ज ने, लेविस ने, रेनिस तथा फे ने। तो छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध सुल्ज द्वारा बताया गया है। 22 बी सही है।